हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पीसीएस विद एमर। आज बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो नेचर हैं। नेचर मतलब आप समझिए कि किस तरीके के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रतीत होता है, दिखता है। लोगों का अलग अलग इसमें मानना है, फिर भी हम कुछ चीज़ों पॉइंट्स पे बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आप संघीय शासन प्रणाली कहते हैं या फिर यूनिटरी आप जिसको कहते हैं एकात्मक शासन प्रणाली, तो मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। और जो इंडिया को जो बोला जाता है, इंडिया एक ट्रू फेडरल नहीं है और इंडिया को बोला जाता है कॉसी फेडरल। तो ऐसे क्या क्या फीचर्स है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको इंडिया को कॉसी फेडरल बोलते हैं। यानी क्यों कॉसी फेडरल बोलते हैं, या फिर इंडिया फेडरल क्यों नहीं है, या फिर इंडिया यूनिटरी किस सेंस में है, कब यूनिटरी हो जाता है इंडिया, कब फेडरल हो जाता है। और ये इसमें से रिलेटेड आपको काफ़ी फैक्ट्स भी मिलेगा। कुछ फैक्ट्स को याद रखना ज़रूरी है। और ये जो टॉपिक है ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया का जो नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो नेचर है वो पहले क्या है। जो कुछ बातें हैं जो उसको यूनिटरी फॉर्म में बनाता है और कुछ उसको फेडरल फॉर्म में प्रतीत करता है। सबसे पहले इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को आपको जो पता होगा क्या है, लिखित संविधान है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। डिवीजन ऑफ पावर किया गया है। डिवीजन ऑफ पावर जब भी बात आएगा किसके किसके बीच में है, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है। और सुप्रीमेसी किसका है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है। जबकि रिजिडिटी, कुछ चीज़ों में रिजिडिटी है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना थोड़ा रिजिड है। कुछ एरियाज़ में काफ़ी रिजिड है और कुछ में काफ़ी इजी भी है कि आप अमेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स है, जो कोर्ट्स जिसको ये अथॉरिटी है कि वो जो है डिवीजन ऑफ पावर को चेक करे और उसमें जो भी डिस्प्यूट्स एरिया जो है स्टेट सेंटर या स्टेट के बीच में, या फिर जो भी इंडिया में यूनियन टेरिटरी भी एग्जिस्ट करता है, कि उनके बीच में जो भी डिस्प्यूटेड चीज़ें होगा उसको सॉल्व कौन करेगा, कोर्ट्स। इंडिया के केस में सबसे ज़्यादा कौन फेमस कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। वो जो अपेक्स कोर्ट है वो देखेगा इन सब चीज़ों को। तो आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है, इसको कोसी फेडरल बोलते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, डिफरेंट एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने अलग अलग अपना मत दिया। कुछ कहते हैं कि ये फेडरल, इंडिया जो है फेडरल कंट्री है, और कुछ कहता है कि ये ट्रूली फेडरल नहीं है। तो ये बात सच है, दिखने के लिए हमें मिलता है कि कुछ चीज़ों में फेडरल है और कुछ चीज़ों में फेडरल नहीं है, तो दोनों ही बातें सच है। और कुछ जो आए हमारे जो एक्सपर्ट्स, उसने बोला कि इंडिया इज़ कॉसी फेडरल, या फिर और फेडरेशन बोला विथ बायस्ड यूनिटरी। मतलब फेडरेशन तो बोला जिसमें ये बोल दिया गया कि जो किसकी तरफ बायस है, यूनिटरी, मतलब जो ज़्यादा यूनिटरी देखने के लिए मिलता है इंडिया। इस तरीके से इंडिया में क्या है, संविधान है और इंडिया में फेडरल सिस्टम है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वाट एवर द डिग्री ऑफ फेडरेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक डॉक्ट्राइन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी डिग्री हो, या फिर फेडरेशन का कितना एक्सटेंड में इंडिया फेडरेशन है या फिर नहीं है, हम इस मामले में नहीं पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन जो फेडरलिज्म जो है इंडिया का, जो भी फेडरलिज्म है वो उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। कि ऐसी कौन सी फीचर्स है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको फेडरल बनाता है या फिर फेडरल के करीब ले आता है। फीचर्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और एटलीस्ट नियर इट, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रहा है। मैंने एक वीडियो डाल चुका है प्लेलिस्ट में, मिल जाएगा आपको, या फिर मैं उसका लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस यूनिटरी के जो था संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन, दोनों के बीच में क्या मतलब जो डिफरेंसेस है, या फिर दोनों में क्या क्या फीचर्स है, उनको मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उससे ज़रूर देखें, क्योंकि जो फेडरल जो टर्म है बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इसमें, और मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा यहाँ भी उसको बता दूँ कि फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती थी, कि वो मस्ट था वहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में होना। एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सुप्रीमेसी होता था, और रिजिडिटी
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ होता था। और एक पांचवा चीज़ था कि अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये पांच चीज़ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसको हम डिटेल से बात करेंगे कि ऐसा क्या क्या फीचर्स है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फेडरल बनाता है या फिर फेडरल के करीब ले आता है। सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सीधा जानते हो कि यहाँ पे इंडिया में एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हर बार किसी भी तरीके से जो फैसला लिया जाता है तो रिटन डॉक्यूमेंट के अनुसार लिया जाता है। तो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान है इंडिया में। और दूसरा डिवीजन ऑफ पावर। सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर करता है कि डिवीजन ऑफ जो पावर है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो उनमें क्लैशेस ना हो, उनमें जो डिस्प्यूट्स है वो ना हो। तो ये डिवीजन ऑफ पावर काफ़ी क्लियरली मेंशन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दो प्रोविज़न ये है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्हें फेडरल बनाती है। एक थर्ड प्रोविज़न ये है कि सुप्रीमेसी ऑफ क्या है यहाँ का संविधान का, क्या है सुप्रीम है यहाँ का संविधान। और कॉन्स्टिट्यूशन इज बाइंडिंग अपॉन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड बोर्ड। जो यहाँ का संविधान जो है जो कहता है संविधान सुप्रीम है और सुप्रीम संविधान है, अगर संविधान जो कहेगा वो मानना तो पड़ेगा, सेंटर हो या फिर स्टेट हो। तो सेंटर और स्टेट से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है उसको वो बाइंडिंग है किस पे, सेंटर पे और स्टेट पे। तो ये हो गया क्या, संविधान सुप्रीम हो गया। और रिजिडिटी ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन किस एक्सटेंट पे रिजिड है या फिर किस एक्सटेंट पे फ्लेक्सिबल है। लेकिन जो हम अभी रिजिडिटी क्योंकि फेडरल बनाने की बात कह रहे हैं कि संविधान में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो उसे फेडरल बनाती है, तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, डिवीजन ऑफ पावर हो गया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ ऐसे प्रोविज़न है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत रिजिड बनाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसको अमेंड करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि सेंटर और वो सारे जो रिलेटेड है सेंटर और स्टेट के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के रिलेटेड जो संविधान में है रिजर्व रखा गया है कि ऐसे चीज़ों को आप अमेंड इजीली नहीं कर सकते, अमेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है उन चीज़ों को। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे आगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कह सकते हो आप कि मिक्सचर ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल, दोनों फ्लेक्सिबल भी है रिजिड भी है। अब कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिसमें काफ़ी इजीली है तो उसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट है अमेंड करना तो उसको रिजिड बोलते हैं। रिजिड किस सेंस में कि दोज पार्ट्स विच अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर दिया गया है उसको जो भी इफेक्ट करेगा उसको काफ़ी क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा अमेंड करना, इसलिए उसको बोला गया रिजिड। अब आर्टिकल जो 368 जो कहता है प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, और पावर भी देता है 368 मतलब 368 क्या कहता है कि संविधान किस तरीके से अमेंड किया जाएगा, और वो उसको पावर भी देता है अमेंड करने का, संशोधन करने का। तो 5 ऐसे एरिया है जो 368 के तहत अमेंड होगा सिर्फ, और वो है जो है क्वाइट डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसको अमेंड करना। लेकिन जो उसके अलावा जो अदर एरिया जो होगा उनको सिंपल जो है उनको सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकता है, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है, स्टेट का रोल नहीं है। तो इसलिए मतलब ये फेडरल का कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहा है। तो हम सिर्फ फेडरल, जबकि फेडरल के बारे में बात करते हैं तो ऐसे 5 एरिया है जो संविधान को, भारतीय संविधान को क्या बनाता है, रिजिड बनाता है कि उसको अमेंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्वाइट डिफ़िकल्ट है। तो उसको अमेंड करने के लिए फॉर अमेंडिंग दोज प्रोविजन क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी होना पड़ता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और जो एटलीस्ट जो स्टेट जो मशीनरी है, स्टेट में जो लेजिस्लेचर बॉडीज है उनमें उनका जो है 50% से ज़्यादा क्या होगा, उनका अप्रूवल होगा चाहिए इन 5 एरियाज़ में कि भैया हमें इस चीज़ों को अमेंड करना है, आप अपने अपने जो स्टेट असेंबली है उससे आप बिल को पारित करा दो। तो अगर इतना नहीं होता है तो वो चीज़ों को अमेंड करना पॉसिबल नहीं है। वो 5 चीज़ों को आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे।
लेकिन जो स्पेशल मेजोरिटी है वो जो उसके बारे में बात कर लें कि स्पेशल मेजोरिटी की 2/3 जो होगा प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होगा मेंबरशिप ऑफ हाउस पार्लियामेंट में कितने हाउस है, लोकसभा है राज्यसभा, दोनों में ही 2/3 जो मेंबर होगा प्रेजेंट और वोटिंग, प्रेजेंट है और वोटिंग है उसका 2/3 लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, और हाफ ऑफ मेंबरशिप जो हाउस है, मेंबरशिप हाउस कितना है लोकसभा में 543 है, इसका हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, ये स्पेशल मेजोरिटी है। और 50% जो स्टेट है वहाँ पे रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है इन 5 एरियाज़ में। तो चलिए आगे बात करते हैं उन 5 एरियाज़ क्या है, ऐसे 5 एरियाज़ जो संविधान को क्या बनाते हैं, रिजिड बनाती है, भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाता है। सबसे पहला शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में बेसिकली क्या है, लिस्ट है, 3 तरीके के लिस्ट बेसिकली होता है। इन लिस्ट को आर्टिकल किस में रखा गया, पावर लिस्ट में बेसिकली क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होता है, या फिर आप कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बात हो रहा है कि सेंटर को किस क्या क्या पावर मिला है, स्टेट को क्या क्या पावर मिला है। सॉरी, ये जो आर्टिकल है सेंटर और स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको लिस्ट में जो पावर रखा गया कि कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 246 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है या फिर लिस्ट के बारे में। और जो है आर्टिकल 248 में जो है उसको उसमें जो है जो रेसिडुअरी पावर को रखा गया है। तो लिस्ट 1 में क्या क्या रखा गया है, लिस्ट 1 में रखा गया है यूनियन को जो पावर मिला है यूनियन को, और लिस्ट 2 में स्टेट को जो पावर मिले हैं, और जो लिस्ट 3 में है जो कंकरेंट लिस्ट में जो पावर मिले हैं। तो इन सब का जो स्टेट में जो लिस्ट है और यूनियन में जो लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसका क्या मतलब है आप समझिए इस बात को। यूनियन में जो लिस्ट है, जो भी सब्जेक्ट्स यूनियन के अंडर आएगा, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, सेंटर, आप जिसको यूनियन कह रहे हो, सिर्फ वो उस पर लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। और जो स्टेट में जो कानून आएगा उसमें सिर्फ स्टेट कानून बनाएगा, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है इंडिया में कि उस सर्कमस्टांसेस में, उस जो स्थिति में सिर्फ स्टेट ही नहीं, स्टेट को के अलावा सेंटर जो है उस पर भी कानून बना सकता है। तो वो है एक्सेप्शन में, इंडिया के केस में जो भारतीय संविधान में है इस तरीके के बहुत सारे एक्सेप्शन है। लेकिन जो है स्टेट लिस्ट में कौन कानून बनाएगा, सिर्फ स्टेट। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, जो स्टेट और स्टेट और यूनियन दोनों कानून बनाएगा। लेकिन अगर यूनियन ने पहले कानून उस चीज़ पे बना दिया है तो यूनियन का कानून ज़्यादा क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, यूनियन का कानून स्टेट को प्रिवेल करेगा। फर्स्ट इसमें जो था, जब इनिशियली जो संविधान लागू किया गया था, तो पहले जो ओरिजिनली था कितने लिस्ट, 3 लिस्ट था, 3 लिस्ट में यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट को रखा गया, कॉन्करेंट लिस्ट रखा गया। तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, और जो स्टेट लिस्ट में था 66 सब्जेक्ट था, और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 लिस्ट था। लेकिन इसको बार बार अमेंड करके जो सेंटर ने है, जो अपना थोड़ा अपने साइड बहुत सारा लिस्ट कर लिया गया। अभी जो है प्रेजेंट में जो सेंटर के पास है, जो यूनियन के पास कितने लिस्ट है, 100, और स्टेट में 61, कॉन्करेंट में लिस्ट में 52 लिस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि जो है स्टेट से हट करके कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, स्टेट से हट करके कहाँ पे जा रहा है, यूनियन के साइड और या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के साइड में जा रहा है। तो सबसे पहला ऐसा 5 एरिया जहाँ पे था, जहाँ पे जिसको संविधान 5 एरिया ऐसा था जो संविधान को क्या बनाता है, रिजिड बनाता है अमेंड करने के लिए। तो पहला हो गया शेड्यूल्स किसके क्या कहता है कि शेड्यूल 7 कहता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनियन स्टेट के बीच में। लेकिन यूनियन यहाँ पे 3 लिस्ट बनाएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और मैंने इसकी काफ़ी अच्छे से बता दिया कि इसको कैसे डिवीजन किया गया, किसमें कितना लिस्ट बचा है। सेकेंड नंबर कि कौन ऐसा सेकेंड नंबर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट। स्टेट का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट कैसे होता है, आप इस बात को सोचो। पार्लियामेंट में कितने हाउस, 2 हाउस, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो है जो मेंबर्स जो आते हैं वहाँ से चुन के, तो वो जो है स्टेट्स के मेंबर आते हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है
वहाँ के पॉपुलेशन जो है 1971 का जो सेंसस है, सेंसस उसके अकॉर्डिंग चुन के आते हैं, और पॉपुलेशन का बेस रखा है 1971 का, और राज्यसभा में उसी बेसिस पे जो है स्टेट से लोग चुन के आते हैं। तो क्या हो गया, दूसरा नंबर जो रिजिड बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर इस चीज़ को अमेंड करना मुश्किल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, क्या राज्यसभा सिंपली आप समझ सकते हैं। और थर्ड है कि आर्टिकल 54 एंड 55 जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में है, तो इसको अमेंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 74 और आर्टिकल 73 एंड आर्टिकल 162 जो स्टेट के बारे में है, आर्टिकल 73 जो यूनियन के बारे में है। क्या कहता है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव के पास जो पावर है तो उसका कितने एक्सटेंट तक उसके पास पावर है, आर्टिकल 73 कहता है। और आर्टिकल 162 कहता है कि एग्जीक्यूटिव के पास किस एक्सटेंट तक पावर है, कहाँ पे, स्टेट में। तो ये सारे एरियाज हो गया। और आर्टिकल 241 हाई कोर्ट्स कहाँ पे, यूनियन टेरिटरीज में। आर्टिकल 279A जो जीएसटी काउंसिल की बातें करता है। तो ये कितने एरियाज हो गए, 3 एरिया। तीसरे एरिया में बहुत सारा चीज़ें मिला आपको, प्रेसिडेंट का इलेक्शन मिल गया, और यूनियन के पास कितने पावर है, स्टेट के पास पावर है, स्टेट के एग्जीक्यूटिव के पास कितना पावर है, और यूनियन के एग्जीक्यूटिव के पास कितना पावर है। और जो हाई कोर्ट जो है यूनियन टेरिटरीज में उसका, एंड जीएसटी काउंसिल है इसको, इन सारे चीज़ को अमेंड करना बहुत मुश्किल है, या फिर ये क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिजिड बनाता है। और 4 पॉइंट नंबर कि चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, पार्ट 5 में किस चीज़ की बात करते हैं, पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यूनियन, और इसका जो पार्ट 5 का जो चैप्टर 4 है वो है जुडिशरी। यूनियन में जुडिशरी कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। और जो चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 6 स्टेट के बारे में बात करता है, और चैप्टर 4 किसके बारे में है, जुडिशरी, मतलब हाई कोर्ट के बारे में करता है। स्टेट में की जुडिशरी हाई कोर्ट, जो स्टेट में जो एपेक्स कोर्ट है हाई कोर्ट, तो इन सब के बारे में बात करता है। और चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11, पार्ट 11 का चैप्टर 1, और एक सबसे इम्पोर्टेंट कि आर्टिकल 368 वो अकेला, वो जो है सिर्फ वो आर्टिकल है, वो अभी एक ऐसा आर्टिकल है जिसको इटसेल्फ जो अमेंड करना काफ़ी डिफिकल्ट है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाता है, रिजिड बनाता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं ऐसे कौन से 5 एरियाज थे जो संविधान को रिजिड बनाता था, अमेंड करना। सबसे पहला शेड्यूल 7 जो लिस्ट की बातें करता है, लिस्ट 3 तरीके के, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, मतलब जो राज्यसभा के बारे में। और तीसरा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ किसके यूनियन के बारे में, स्टेट के बारे में, एंड हाई कोर्ट्स कहाँ पे, यूनियन टेरिटरीज में, एंड जीएसटी काउंसिल के बारे में थर्ड पॉइंट पे। और फोर्थ में किस में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। और फिफ्थ में आप याद रखेंगे आर्टिकल 368 जो पावर देता है पार्लियामेंट को, उसको पार्लियामेंट को अमेंड करने का, और कहता है कि प्रोसीजर टू अमेंड एंड गिव्स इट्स पावर टू अमेंड, पार्लियामेंट को पावर देता है, और वो कहता है कि जो पार्लियामेंट है संविधान के किसी भी पोर्शन को अमेंड कर सकता है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि संविधान को उसमें किसी भी तरीके का छेड़खानी नहीं किया जाए। तो हमने बात कर रहे थे कि जो इंडिया की कौन से फीचर्स है जो इंडिया को क्या बनाता है, फेडरल के करीब ले जाता है। तो पहला रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन था, दूसरा डिवीजन ऑफ पावर, तीसरा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फोर्थ रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। ये अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स क्या है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी डिस्प्यूट्स हो जाएंगे सेंटर या स्टेट के बीच में, या फिर 2 स्टेट के बीच में, तो कौन एज ए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना ज़रूरी है। तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और ये क्या करेगा कि डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा सेंटर वर्सेस स्टेट, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में।
और पावर टू इंटरप्रेट, और इसको इतना पावर दिया गया है कि संविधान को इंटरप्रेट करेगा सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे अपना खुद का जजमेंट देगा कि इस पर्सपेक्टिव में क्या चीज़ें सही है और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने कितने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और आपको जितने फैक्ट्स मिले होंगे आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, याद करने की ट्राई करेंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें और इसको नोट डाउन कर लें। हो सकता है कि ये थोड़ा फास्ट हो गया होगा, आपको प्रॉपर नोट्स दिया गया है। एंड क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी भी पूछ सकता है ये, क्योंकि ये सदाबहार टॉपिक है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप एक बार देखें और इसको नोट कर लें।